अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं और आपका बजट आपको सोलर सिस्टम लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 1 किलोवाट से लेके और 15, 20, 50 किलोवाट तक का भी सोलर सिस्टम अपने घर पे, अपनी फैक्ट्री पे, अपनी कमर्शियल बिल्डिंग में, अपने अस्पताल में, रिजॉर्ट में कहीं भी लगाना चाहते हैं, तो खुद से कैसे आधे से भी कम कीमत में अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा पाएंगे, कैसे सोलर सिस्टम की साइजिंग की जाती है और कैसे कम से कम रुपए में एक परफेक्ट सोलर सिस्टम आप अपने घर पे लगवा के बिजली का कनेक्शन कटाना चाहें तो बिजली का कनेक्शन भी कटा सकते हैं, सब्सिडी का लाभ लेना चाहें तो सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं, बिना बैटरी सोलर सिस्टम चलाना चाहें बिना बैटरी सोलर सिस्टम चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने किन्हीं कंपनियों से कोटेशन ली हुई है सोलर सिस्टम की और अगर आप उन कोटेशन से अपनी जो आप खुद से इस वीडियो को देखने के बाद में जो कोटेशन बनाएंगे उसको कंपेयर करेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कितना मोटा मुनाफा आपसे उस डीलर या उस कंपनी ने कोटेशन के रूप में चार्ज किया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं उन लोगों से कि जिन लोगों को कम बजट में अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है। तो 3 तरह के सोलर सिस्टम इंडिया में लगाए जाते हैं। एक है ऑन ग्रिड, एक है ऑफ ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड के साथ काम करता है, बैटरी उसमें नहीं ना तो लगती है ना ही लगाई जा सकती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हो जाए तो आप सरकार को बेचना चाहें, अपने बिजली विभाग को बेचना चाहें तो आप बेच नहीं सकते हैं। और जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें आपको ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों का ही फीचर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सिस्टम खुद से डिजाइन करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम को डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं लिए हैं तो आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको इन्वर्टर की साइजिंग करनी है कि इन्वर्टर आपको कितना बड़ा लेना है। ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं तो ऑन ग्रिड के मामले में इन्वर्टर की साइजिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम केवल ग्रिड में फीडिंग करता है और आपका जो लोड है वो बिजली से चल रहा होता है, ना कि इन्वर्टर से। अगर ऑफ ग्रिड या तो फिर हाइब्रिड सिस्टम की आप बात करेंगे तो आपका पूरा लोड आपका इन्वर्टर चला रहा होता है। तो सबसे पहले आपको इन्वर्टर की साइजिंग करनी है। तो इन्वर्टर की साइजिंग करने के लिए 2 थंब रूल्स हैं, उन थंब रूल को आपको अपनाना है। तो पहला थंब रूल जो है वो ये है कि आपको कितना लोड चलाना है। तो सपोज कीजिए कि आपके घर पे एक 1 एचपी का समरसेबल पंप लगा है, एक आपके घर पे कूलर है, पंखा है, फ्रिज है और एक एयर कंडीशनर भी आप चलाना चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि एक टाइम के अंदर मैक्सिमम मेरे को कितना लोड चलाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि मना मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितना लोड उठा सकते हैं, तो आपने कहा साहब मैं 50 किलो उठा लूंगा, पर कितनी देर उठा सकते हैं? तो आप बोलेंगे 2, 3, 4 मिनट ही उठा पाऊंगा। इसी तरह सोलर होता है, दोनों की इन्वर्टर की साइजिंग और पैनल की साइजिंग इसी तरीके से की जाती है। तो कितना लोड उठाना है वो तो इन्वर्टर की साइजिंग होगी। तो इन्वर्टर की साइजिंग करने के लिए आपको करना यह है कि आप अपने मैक्सिमम लोड जो भी आप चलाना चाहते हैं कि अधिकतम मेरा ये लोड मैक्सिमम चलेगा, तो वो आप ऑन कर लीजिएगा। और मार्केट के अंदर एक क्लैम मीटर आता है, करीब 300 साढ़े 300 रुपए का मिल जाएगा, वो आपको खरीदना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चाहेंगे या मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेज़न वगैरह का, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। आपके घर का जो वायर है, जो आपका एक न्यूट्रल जाता है, एक फेस जाता है, तो फेस में जब आप क्लैम मीटर को लगाएँगे तो आपके एम्पीयर बताएगा कि कितने एम्पीयर का लोड आपके यहाँ पे चल रहा है। उसी क्लैम मीटर में एक वोल्टेज टेस्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया होता है। तो उसी टाइम पे आप दोनों जो सॉकेट होते हैं फेस और न्यूट्रल, दोनों में जब आप वोल्ट मीटर से टेस्ट करेंगे तो आपको वोल्ट मिल जाएँगी। तो माना 230 वोल्ट पे आपके 10 एम्पीयर का लोड चल रहा है, तो आप जितने वोल्ट पे आपका जितने एम्पीयर चल रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो माना 230 पे 10 एम्पीयर चले, तो इसका मतलब हो गया कि आपका 2.3 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो वाट का फार्मूला क्या होता है कि 1 वाट जो होता है वो वोल्ट इंटू एम्पीयर, ये फार्मूला होता है। और जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे पावर फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी आपको काउंट करना है कि पावर फैक्टर आपके यहाँ पे कितना है, माना 0.8 है, 0.9 है, तो आप इंटू 0.8 या 0.9 कर सकते हैं, जो भी आपका पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर को आप इग्नोर करना चाहें तो इस कंडीशन में जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इसमें पावर फैक्टर को इग्नोर भी कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो मैं सिस्टम आपको बताऊंगा वहां पे आपको यूनिटी पावर फैक्टर मिलने वाला है। तो माना आपका अधिकतम लोड आया कि 2.3 किलोवाट आपका अधिकतम लोड आया, तो अब 2.3 किलोवाट प्लस आप 30% आप और कर लीजिएगा। तो जो भी फिगर आया
इतने किलोवाट का इन्वर्टर आपको यहाँ पे लेना है। ये पहला आपका फ़ॉर्मूला हुआ। और अगर आप सोलर इंस्टॉलर हैं या तो सोलर का काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं और इस इंडस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ें इतनी बारीकी से कोई नहीं बताने वाला है। तो ये तो होगी इन्वर्टर की साइज़िंग कि इन्वर्टर आपको कितना बड़ा लेना है। अब यहीं पे 2 तरह के इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी, एक है ट्रांसफॉर्मर-लेस टेक्नोलॉजी। जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर पावर फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कंपनियाँ क्या करती हैं कि जैसे मतलब 5 केवीए का इन्वर्टर है और 5 केवीए का इन्वर्टर है, पर एक्चुअल में जो आपका लोड है वो आपने किलोवाट में कैलकुलेट किया है और आपकी जो सोलर पैनल लगेगा वो भी किलोवाट में लगेगा और आपका जो बिजली का बिल आता है वो भी किलोवाट में आता है। तो यहाँ पे जो केवीए है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ ओवर रेटिंग करने के लिए यहाँ पे कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं। ओवर रेटिंग कैसे? माना इन्वर्टर है 4 किलोवाट का और उसको लिख दिया 5 केवीए। क्यों लिख दिया? उन्होंने लिख दिया कि साहब पावर फैक्टर जो है 0.8 का है, वो भी कोई बताएगा नहीं। मतलब 4 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 5 किलोवाट कह के बेच दिया जाता है। तो आपको जो भी इन्वर्टर लेना है वो किलोवाट में लेना है, ना कि केवीए में लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि यहाँ पे आपको इन्वर्टर लेना कौन-सा है? ये तो होगी किलोवाट, कितने किलोवाट। अब इन्वर्टर के टाइप होते हैं कि साहब आपको एमपीपीटी लेना है या तो सुपर एमपीपीटी लेना है या तो पीडब्ल्यूएम लेना है। तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर और एमपीपीटी इन्वर्टर और सुपर एमपीपीटी इन्वर्टर तीनों में जो फ़र्क है वो बेसिकली फ़र्क ये है, टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में अगर आपका इन्वर्टर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का मतलब है कि एक बैटरी आप उस पे लगा सकते हैं लेड एसिड की। तो उसमें जो आप पैनल मैक्सिमम पैनल जो वोल्टेज है, वो आप 25 टू 26 मतलब उसका 2 गुना तक आप लगा पाएँगे जितना आपका बैटरी वोल्टेज है। अगर एमपीपीटी की बात करें तो जो इंडिया के अंदर एमपीपीटी ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में बिकते हैं और मैं आपको ये बोलूँ कि एक्चुअल में वो एमपीपीटी नहीं होते, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है कि ये फलाना एमपीपीटी, ये ढिमकना एमपीपीटी। एक्चुअली वो एमपीपीटी नहीं होते हैं। पीडल इन्वर्टर का ही एक लेटेस्ट वो रूप है और उसमें आपको 4 गुना आपको वीओसी मिल जाएगी। मतलब 12 वोल्ट का आपने इन्वर्टर 12 वोल्ट का आपका इन्वर्टर है तो वीओसी वहाँ आपको 12 इंटू 4 मतलब 48 वोल्ट की वीओसी आपको मिल जाएगी। पर अगर यहाँ पे एक्चुअल एमपीपीटी की बात करूँ जिसको हम लोग सुपर एमपीपीटी भी बोलते हैं और एक्चुअल एमपीपीटी यही होता है। तो वहाँ पे आपको 12 वोल्ट में कम से कम 8 से 9 गुनी ज़्यादा आपको वीओसी मिल जाती है। अब ये वीओसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वर्टर के लिए और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस वीओसी का क्या चक्कर होता है जब आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाएँगे। प्राइस इसी तरह होगा, पीडब्ल्यूएम का सस्ता है, एमपीपीटी महँगा, सुपर एमपीपीटी बहुत महँगा। पर अगर बेनिफिट की बात करो तो सुपर एमपीपीटी अगर महँगा है तो उतना ज़्यादा जनरेशन आपको सेम पैनल से करके दे सकता है। तो अब एग्जांपल की मैं बात करूँ 48 वोल्ट की अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ तो वहाँ पे पीडब्ल्यूएम में आपको वीओसी मिल जाएगी करीब 100 या 110, एमपीपीटी में 200 सवा 200 और जो सुपर एमपीपीटी में बता रहा हूँ वहाँ पे आपको 450 से 500 वीओसी मिल जाती है। बाकी 24 वोल्ट में बात करें तो 24 वोल्ट में भी आपको यहाँ पे 450 से 500 तक की वीओसी देखने को मिल जाती है। तो इन्वर्टर में बेस्ट रहेगा आपके लिए सुपर एमपीपीटी का चयन करना। आप एक एवरेज सिस्टम लेना चाहते हैं, कम बजट में लेना चाहते हैं तो आप एमपीपीटी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैनल की कि पैनल आपको कौन-सा लेना है। तो पैनल के मामले में इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर पैनल कौन-सा लें। तो पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के बाद में एक मेरा स्पेशल वीडियो है कि इंडिया में सबसे बेस्ट पैनल कौन-सा है। तो अभी तक इंडिया की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी मैंने उस वीडियो में दिखाई हुई हैं। इस वीडियो के बाद में आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लोकेशन वाइज़ मैंने बताया है कि अगर आप इस लोकेशन पर रहते हैं तो कौन-सा पैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। पैनल के अंदर जो सबसे बड़ा झोल-झाल है वो है प्राइस को लेके। हर कंपनी बात कर रही है कि साहब मेरा मोनोपर्क है या मेरा टॉपकॉन है या मेरा एचजीटी पैनल है और इतने रुपए वाट है। पर कोई भी कंपनी वो इस बात का दावा करने को तैयार नहीं है कि इतने यूनिट का प्रोडक्शन वो पैनल करने वाला है। आपको सबसे पहले जब पैनल की साइजिंग करनी है तो पैनल की साइजिंग में आपको पहला ही काम ये करना है कि आपको ये देखना है कि आपका आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आप मीटर की रीडिंग नोट कर लीजिएगा अपने की। आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होगा, तो उसमें आप देखिएगा कि कितनी आज सुबह 7 बजे आपका मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है और कल सुबह तक कितनी दे रहा है। तो ये एक 24 घंटे की रीडिंग आपको मिल जाएगी कि कितना यूनिट का आपका वहाँ पे बिजली खर्चा हो रहा है। अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगवाते वक़्त यही गलती करते हैं कि वो अपना कनेक्शन की बात करते हैं कि साहब मेरा तो कनेक्शन 2 किलोवाट का है, तो सोलर 2 किलोवाट लगा दीजिए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है फ्रेंड्स। यहीं पे सोलर में सबसे ज़्यादा झोल-झाल यहीं पे होता है कि जितने किलोवाट का सेंक्शन लोड है, उतने किलोवाट से कोई लेना-देना ही नहीं है आपके सोलर सिस्टम लगवाने का। 2 किलोवाट का अगर आपने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, तो आप 48 यूनिट तक 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर 48 यूनिट को बनाने के लिए अगर सोलर पैनल की मैं बात करूँ, तो कम से कम आपको 8 किलोवाट का सोलर पैनल कम से कम चाहिए होगा।
तो दोनों अलग-अलग बातें हैं। तो आपका कितना खर्चा है, दिन का खर्चा कितना है और रात का खर्चा कितना है, वो आप अलग-अलग नोट कर सकते हैं कि दिन में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मेरा खर्चा ये है। माना आपका दिन सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक आपका खर्चा है 10 यूनिट का और रात में आपका 7 बजे से या 6 बजे शाम को 6 बजे से और सुबह 5 बजे तक का जो बिजली खर्चा आया, वो भी 10 ही यूनिट आया। तो दिन के लिए आपको 10 यूनिट दिन के लिए और 10 यूनिट रात के लिए चाहिए। तो 10 यूनिट दिन को तो आप सोलर पैनल से डायरेक्टली भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर रात के लिए आपको बैटरी बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 यूनिट आपको बैटरी बैंक में स्टोर करने हैं। तो 10 यूनिट बैटरी बैंक में जब आप स्टोर करेंगे तो वो सोलर पैनल से आना भी तो चाहिए। तो उसके लिए आपको टोटल क्या हुआ कि 20 यूनिट का आपको अ, सोलर पैनल लगाना है। अब सोलर पैनल में जैसे मोनोपैक की बात करें तो 4 से 5 यूनिट आपको मिल जाते हैं 1 किलोवाट में, एवरेज की बात करें। टॉपकॉन में आपको 5.5 से 6 यूनिट मिल जाता है, एचजीटी में 7 यूनिट तक मिल जाता है, एसडीटी में 7.5 यूनिट तक भी मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा पैनल ले रहे हैं। तो अगर माना यहाँ पे आप एचजीटी पैनल ले रहे हैं, करीब 3 किलोवाट का पैनल ही मोर देन इनफ है और अगर आपने यहाँ पे मोनोपैक लिया तो आपको कम से कम 4 किलोवाट या 5 किलोवाट पैनल लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई पैनल की साइजिंग कि कितने किलोवाट आपको पैनल लेना है। कहीं से वीडियो स्किप ना करें। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है और इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ के हाथ नोट भी करते चलें और अगर आपने पहले मेरी किसी सलाह से अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो सलाह आपको कैसी लगी। अब बात करें फ्रेंड्स तीसरी कि अगर आप बैटरी वाला सिस्टम लगवाना चाहते हैं या तो फिर बिना बैटरी वाला सिस्टम लगवाना चाहते हैं। तो दोनों ही तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं साहब बिना बैटरी का सिस्टम मैं लगवाऊँ, कुछ लोग चाहते हैं कि साहब मेरा तो दिन-दिन का काम है, बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं साहब मेरे यहाँ तो बिजली का बहुत ज़्यादा इश्यू है और मेरे को तो रात में भी लोड चलाने हैं तो बैटरी। तो फ्रेंड्स 2 ही तरह के यहाँ पे आपको सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक है बैटरी लेस और एक है विद बैटरी। तो जो बैटरी लेस सिस्टम है उसमें जो सबसे पहला इन्वर्टर होता है वो होता है ऑन ग्रिड का। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में दिक्कत ये है कि अगर ग्रिड पावर है मतलब अगर आपने आपके यहाँ पे बिजली जाती नहीं, दिन के टाइम बिजली बिल्कुल नहीं जाती है, तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे जा सकते हैं। कोई सस्ता पड़ेगा आपको और बैटरी उसमें कभी आप लगा नहीं सकते और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा अगर आपके यहाँ पे दिन में पावर कट है, तो फिर आपको ऑन ग्रिड पे नहीं जाना चाहिए। फिर आपको हाइब्रिड या तो फिर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस पे जाना चाहिए और हाइब्रिड सॉल्यूशन पे आज की डेट में पीएम सूर्यघर योजना के अंदर सब्सिडी भी मिल रही है। तो सब्सिडी के लिए भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। सब्सिडी वाले मामले में दिक्कत ये है कि आपको पैनल जो है वो डीसीआर ही लेना पड़ता है। तो डीसीआर पैनल का मतलब ये है कि माना आपने 20% एफिशिएंसी का पैनल लिया, तो 20% एफिशिएंसी का पैनल आप नॉन डीसीआर लेंगे तो माना आपको मिल जाएगा ₹15 में। पर डीसीआर लेने जाएँगे तो आपको वही पैनल आपको मिलेगा 25 या ₹26 वाट में। तो मतलब उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा उस पैनल की प्राइसिंग है और जो चीज़ आपको ₹15 में मिल सकती है तो उसको ₹26 में खरीदने का कोई सेंस तो बनता नहीं। और उसके बाद में फिर ये है कि उतनी ही सब्सिडी जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया उतनी सब्सिडी आपके खाते में आ गई। छोटे सिस्टम के लिए तो सब्सिडी फ़ायदेमंद है, पर बड़े सिस्टम के लिए सब्सिडी फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब 5 किलोवाट से आप ऊपर जाएँगे तो बिना सब्सिडी वाला सिस्टम आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सब्सिडी वाला सिस्टम। तो मुद्दा ये था कि बैटरी का साइज़िंग आपको कैसे करना है। तो बैटरी के लिए जैसे आपका इस एग्ज़ाम्पल जो मेरा चल रहा था, उस एग्ज़ाम्पल में आया कि साहब 10 यूनिट आपको चाहिए। 10 यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप लेड एसिड बैटरी ले रहे हैं, तो एक लेड एसिड बैटरी अगर 150 एच की मैं बात करूँ, 150 एच बैटरी 12 वोल्ट की, वो करीब 1 किलोवाट की होती है। तो मतलब अगर आपको 10 यूनिट रात में चाहिए, तो कम से कम आपको 10 बैटरी लेड एसिड की लेनी पड़ेंगी या तो फिर लिथियम की 2 बैटरी आपको 5-5 किलोवाट की लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप अपने नाइट के जो अब पावर कंजप्शन है, उनको बैटरी पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एक जो बहुत देखने वाली बात है, वो ये है कि अगर आपके हेवी लोड चलते हैं, 4 बैटरी लगाई हुई हैं, ऐसे समझिए कि 4 बैटरी आपने लेड एसिड की लगाई हुई हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर सी पिक्चर ये होगी कि साहब मेरे पास में 4 यूनिट का तो मेरे पास में पावर जो है वो स्टोर है। पर अगर आपका 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट का लोड चला, चूँकि इन्वर्टर आपका पावरफुल है, देन फिर वो बैटरी 4 यूनिट की नहीं रह जाएगी क्योंकि उस बैटरी की जो रेटिंग है, वो या तो C10 है या C20 है और ये C10 और C20 अपने आप में बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो अक्सर कोई आपको C10 और या C20 का फ़ायदा के बारे में नहीं बताता है कि ये होते क्या हैं। इसके लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एक C को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि C का मतलब ये है कि आपको जो मैंने 1 किलोवाट की बैटरी बताई, एक 12 वोल्ट 150 एम्पीयर की बैटरी, वो ये है कि अगर आप 10 घंटे के अंदर बैटरी से पावर ले रहे हैं, तो वो बैटरी आपको 1 किलोवाट या 1100 वाट का आपको पावर बैकअप दे सकती है। पर अगर आप उस बैटरी को कम टाइम में, बहुत शॉर्टन टाइम में उस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर वो बैटरी C10 रेटिंग में नहीं रहती है, वो अपनी कैपेसिटी खो देती है। तो 4 यूनिट की बैटरी हो सकता है 1 यूनिट में ही सिमट जाए, अगर आप उसमें ज़्यादा लोड चलाएँ। तो अगर आपको हेवी लोड चलाने हैं, 2-3 किलोवाट का लोड चलाना है पर घंटे का और नंबर ऑफ बैटरी आप कम लगाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे स्विच करें और वहाँ पे भी ए ग्रेड बैटरी में आप जाएँ। तो ए ग्रेड बैटरी में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको बैकअप भी पूरा मिल जाएगा और
जो बैटरी की लाइफ है वो भी पूरी मिल जाएगी। अभी तक यहाँ वीडियो में आपको ये समझ में आया कि आपको कौन-सी चीज़ किस तरीके से लेनी है, किसी के कहने में नहीं आना है, किसी से पूछना नहीं है कौन-सी चीज़ चाहिए, क्या-क्या चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कैसे आप अपने सिस्टम को आधे से ज़्यादा कम खर्च में लगवा सकते हैं। कि अगर मैं इन्वर्टर की ही एक एग्ज़ाम्पल आपको लेके चलूँ, तो इन्वर्टर के मामले में आप देखेंगे और ये पाएँगे कि आपको एक्चुअली आपने 5 केवीए का इन्वर्टर खरीदा है, पर वो 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप 3.5 किलोवाट का ही इन्वर्टर क्यों ना खरीद लें? क्यों 5 केवी पे जाना है? 3.5 किलोवाट का आपने इन्वर्टर खरीदा, तो 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर ही आपका 5 केवी के रेट में आ जाएगा और फीचर आपको अगर ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, तो कम 10 गुने ज़्यादा फीचर आपको वहाँ पे मिल जाएँगे और कैपेसिटी वही, पैनल का वीओसी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्वर्टर सिलेक्शन में आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है, किलोवाट में बात करना है, तो यहाँ पे अपने पैसे यहाँ पे बचा लेंगे। अब दूसरी बात, आप पैसे अपने यहाँ पे बचा सकते हैं कि पैनल में जैसे मैंने आपको बताया कि ₹15 वाट में तो फलाना पैनल मिल रहा है, भैया यूनिट तो 4 ही बनाएगा वो या 3.5 ही बनाएगा। एक आपको मिल रहा है ₹25 वाट में, बिजली बना रहा है 8 यूनिट, 7 यूनिट, तो फिर सस्ता कौन-सा पड़ा? सस्ता वो पड़ा जो ज़्यादा यूनिट बना रहा है। अब ज़्यादा यूनिट बना रहा है तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कम जगह ले रहा है, मेंटेनेंस आपका कम है, जगह आपकी कम खर्च हुई, स्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी कम लगी, तो यहाँ पे स्मार्ट तरीके से आपको सोचना है। अब तीसरा जो खर्चा होता है, वो होता है इंस्टॉलेशन का और इंस्टॉलेशन के नाम पे कस्टमर को दुनिया भर की पहाड़े पढ़ाए जाते हैं कि साहब ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, ये भी, वो भी, कुल लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता है कि भाई साहब इतना रुपए में आपका इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इंस्टॉलेशन के 3 नियम हैं, तीनों मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम इंस्टॉलेशन का ये है कि अगर आप इंडिया में किसी भी कोने पर रहते हैं, तो मोस्टली सोलर पैनल साउथ फेस लगता है, नंबर 1 फ़ॉर्मूला। और साउथ फेस में आपको मतलब साउथ फेस का मतलब है कि साउथ की तरफ पैनल डाउन होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ पैनल जो है वो अप होना चाहिए, ये पहला फ़ॉर्मूला है। दूसरा फ़ॉर्मूला ये है कि आप जीआई का स्ट्रक्चर लगवाएँ, चाहे एमएस का स्ट्रक्चर लगाएँ, इससे पैनल की परफ़ॉर्मेंस या लाइफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जीआई लगवाएँ तो, एमएस लगवाएँ तो, जो आसान हो वो आप लगवा लें और अगर आपके यहाँ पे जीआई का स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, महँगा पड़ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एमएस का स्ट्रक्चर लगवाएँ। एमएस का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। 40/6 और 35/5 ये एंगल होती हैं, नोट कर लीजिएगा। इन एंगल से आप अपना स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, आपका स्ट्रक्चर आधे से भी कम रुपए में बन जाएगा और स्ट्रक्चर आप किसी फैब्रिकेटर से बनवा सकते हैं। अब फैब्रिकेटर आपसे 2 बातें पूछेगा कि साहब एंगल कौन-सी लगाऊँ? कितना आपको झुकाव किस साइड रखना है, तो मैंने आपको बता दिया। जो दूसरी बात वो पूछेगा साहब आपको एंगल कितना रखना है, मतलब टिल्ट एंगल कितना रखना है। तो उसके लिए फ़ॉर्मूला ये है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप अपना जो आप जहाँ जिस जगह रहते हैं, वहाँ का लैटीट्यूड पूछिए गूगल से। तो माना आप यूपी में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का लैटीट्यूड आप देखेंगे तो 27 के आसपास है शायद दिल्ली का। तो वहाँ का जो भी लैटीट्यूड है, उस लैटीट्यूड के हिसाब से आपको जो अपना पैनल है उसका एंगल रखना है। उससे क्या होगा कि उसको मैक्सिमम टाइम आपका जो पैनल है वो ज़्यादा आपको बिजली बना के दे सकता है। तो माना अगर 27 डिग्री है तो 27 डिग्री पे आपको अपना पैनल का कोण होना चाहिए आपका, जो एंगल होना चाहिए वो 27 डिग्री होना चाहिए। ये इसका दूसरा फ़ॉर्मूला। अब तीसरा यहाँ पे ये होता है कि आजकल तो सभी कंपनियों के बायफेशियल पैनल आ गए हैं। बाकी मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स कि बायफेशियल पैनल को इंडिया में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। उस टाइम पे लोग बोलते थे कि साहब बायफेशियल पैनल छलावा है, झूठ बोल रहे हैं चौधरी साहब। आज वही लोग जो बोल रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा था या वो छलावा है, आज वही कंपनियाँ या वही लोग आज बायफेशियल पैनल की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छी लेके आएँगे तो डेफिनिटली लोग आपका मज़ाक बनाएँगे और बाद में आपको फ़ॉलो भी कर लेंगे। तो बायफेशियल पैनल का जो रूल है वो ये है कि आप उसको ग्राउंड से जितना आप ऊँचाई पे लगा देंगे उतना वो उसके लिए बेस्ट है। उसके लिए कोई ये बहुत आवश्यक नहीं है कि पीछे आपको पेंट ही कराना है या आपको ग्लास लगाना है, कुछ भी इस तरह की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे ग्राउंड पे लगाएँ, चाहे आप अपनी छत पे लगाएँ, उसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइल ही लगानी है उसके पैनल के नीचे। वो ऐसी कोई भी आवश्यकता बायफेशियल पैनल के लिए नहीं होती है। तो सिर्फ़ आपको ये रखना है कि अगर आप 6 फीट से ऊँचा लगा सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि आप उसके नीचे वॉक भी कर सकते हैं, कल को बैठ भी सकते हैं पैनल के नीचे, आप अपना किचन गार्डन बना सकते हैं पैनल के नीचे, बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप अगर लो हाइट पे लगवाना चाहते हैं तो कम से कम 2.5 फीट हाइट कम से कम होनी चाहिए, ग्राउंड से लेके बायफेशियल पैनल के बीच में। ये इसका तीसरा फ़ॉर्मूला है। अब बात आ जाते हैं कि साहब एसीडीबी, डीसीडीबी, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि अगर अर्थिंग रॉड की आप बात करें तो आपको कम से कम 2 से 3 अर्थिंग करानी चाहिए और वो ज़रूरी भी होती है। तो अर्थिंग के लिए अब अर्थिंग रॉड मतलब ₹500 की आ जाती है, 3 अर्थिंग ₹1500 की रॉड आ गई। अब 400-400 ₹500-500 के केमिकल बैग आ जाएँगे। मतलब 1 अर्थिंग आपको ₹1000 की, 3 अर्थिंग ₹3000 की। अब रह जाती है वायरिंग की बात की
जो आपका पैनल है, पैनल से इन्वर्टर तक वायरिंग कौन-सी लगे। तो उसके लिए मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं वो 6 एम करते हैं, 6 एम से 8 एम की वायर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एसी वायर ना लेके डीसी वायर ही लेना चाहिए। तो इसके लिए भी एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो है कि स्ट्रक्चर आप किस तरह लगाएँ, किस तरीके से आप अपना वायरिंग करें। नहीं देखा है आपने मेरा वो वीडियो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप पाएँगे कि किस तरीके से आपको कौन-सी वायरिंग की साइज़िंग करनी है। इसके अलावा इस सिस्टम में कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का डर दिखा के एक ₹1 की चीज़ आपको ₹1.5 या ₹2 में बेच जाते हैं। अगली बात करें प्रोटेक्शन की कि प्रोटेक्शन सिस्टम में लगना चाहिए। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसके लिए प्रोटेक्शन मस्ट है। तो उसके लिए अगर आप ज़्यादा भी कुछ नहीं लगा पा रहे हैं, एसीडी डीसीडी भी तो आप लगाएँगे ही। अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम एवीआर आप ज़रूर लगाइएगा। एवीआर होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो जो आपका एसी साइड है जिससे बिजली आपके इन्वर्टर में आएगी, उसमें आप अपने जो वोल्टेज है उसको लिमिट कर सकते हैं कि मना ओवर वोल्टेज आपके इन्वर्टर तक ना पहुँचे। और आउटपुट इन्वर्टर के आउटपुट में आप अपने एम्पीयर को लिमिट कर सकते हैं। मतलब जो आपका आउटपुट है कि इन्वर्टर कभी भी अपनी जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है वहां तक ना पहुंचे। अगर आपने इस तरीके से सिस्टम अपने घर पे लगाया तो आप ये निश्चित मान लीजिएगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर वाले ने बोला है कि 1 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर लगेगा, पर आप अगर खुद से लगवाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका तो 50,000 रुपए से कम में ही स्ट्रक्चर लग गया। अब जो ये तो हो गई इंस्टॉलेशन की बात कि इंस्टॉलेशन में आपने इतना बचत कर ली। इसी तरीके से आप इन्वर्टर और पैनल में भी बचत कर सकते हैं। ना तो आप एक्स्ट्रा पैनल लगाएं, ना तो आप एक्स्ट्रा किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं और ना ही आप एक्स्ट्रा बैटरी लगाएँ। तो अगर आपको ये पता है कि आपको एक्चुअल में कितने किलोवाट चाहिए, कितना बैटरी बैंक चाहिए, तो आप उतना ही लगाएँगे जितनी आपकी आवश्यकताएँ हैं। आज की डेट में इन्वर्टर इस तरीके से आ गए हैं, देवसोल के अगर आप इन्वर्टर देखेंगे 5 किलोवाट से ऊपर, कि जिसमें आप बैटरी कितनी भी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। नहीं बिना बैटरी चलाना चाहें, बिना बैटरी चला सकते हैं। इन्वर्टर आपका छोटा पड़ जाए तो कल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन्वर्टर टू इन्वर्टर बढ़ा सकते हैं। मतलब इन्वर्टर में इन्वर्टर जोड़ सकते हैं, सिंगल फेज़ से 3 फेज़ बना सकते हैं। ग्रिड एक्सपोर्ट करना चाहें, ग्रिड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सिडी का लाभ देवसोल के इन्वर्टर पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर देवसोल के इन्वर्टर्स में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के जब इन्वर्टर हैं, तो आपको क्यों ही ज़रूरत है कि माना 2 साल बाद आपको 10 किलोवाट अगर इन्वर्टर करना है, तो आज आप 5 किलोवाट ही लीजिए ना। 2 साल बाद में फिर एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेना। दोनों को मिला के 10 किलोवाट बन जाएगा। तो आपका कम खर्चे में आपका काम हो गया। बाकी अगर आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में जाएँगे, तो आपको कोई लिमिट होती है, ना तो आप बैटरी बढ़ा सकते हैं, ना तो आप बैटरी कम कर सकते हैं। ना तो आप कल को उस इन्वर्टर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो सिस्टम पूरी तरीके से बना ही ना हो। किसी भी सिस्टम को अगर वो 100% आपकी आवश्यकता पूरी नहीं करता है, फिर उस सिस्टम की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फिर भी कुछ लंबा हो गया है। अभी भी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में रह गई हैं और जो आपको बताना ज़रूरी है, तो अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे, तो इसमें मैं और भी आपको डिटेल में जाके बताऊँगा कि किस तरीके से आप और ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, अगर आप खुद से अपने सिस्टम को लगवाना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ मास्टर ट्रिक्स भी जाननी है, तो वो भी मैं आपको डेफ़िनिटली बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर और लोगों तक भी शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।